चलिए, आज चलते हैं समय में लगभग 5000 साल पीछे। एक ऐसी दुनिया में जहां शहर एकदम ग्रिड पैटर्न पर बने थे, हर घर का अपना बाथरूम था और व्यापार हजारों मील दूर मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। ये सिंधु घाटी सभ्यता की वो भूली बिसरी दुनिया है जो अपने समय से सदियों शायद हजारों साल आगे थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इतनी महान और इतनी आगे की सोच रखने वाली सभ्यता अचानक से गायब हो जाए और अपने पीछे छोड़ जाए एक ऐसी पहेली, एक ऐसी लिखावट जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। बस यही सिंधु घाटी का सबसे बड़ा रहस्य है, एक ऐसा राज जिसने इतिहासकारों को दशकों से उलझा कर रखा है। तो सबसे पहले इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये सभ्यता 3300 ईसा पूर्व के आसपास उभरनी शुरू हुई। मतलब जब मिस्र में पिरामिड्स बन रहे थे, तब यहाँ शहर बस रहे थे। 2600 ईसा पूर्व तक तो ये अपने चरम पर थी, और फिर लगभग 2000 साल फलने फूलने के बाद 1300 ईसा पूर्व में ये शानदार शहर वीरान हो गए। और कमाल की बात तो यह है कि करीब 4000 साल तक ये पूरी की पूरी दुनिया जमीन के नीचे दबी रही, जब तक कि 1920s में हड़प्पा में इसकी अचानक से फिर से खोज नहीं हुई। तो चलिए शुरू करते हैं सबूतों की पड़ताल। और हमारा सबसे पहला सबूत वो है इनकी शहर बनाने की कला, इनकी सिटी प्लानिंग। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये तो आज के मॉडर्न शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह थीं, वो भी 5000 साल पहले तैयार किया गया ब्लूप्रिंट। जरा इस फर्क पे गौर कीजिए। उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर लोग मिट्टी की झोपड़ियों और बेतरतीब टेढ़ी मेढ़ी गलियों में रहते थे, तब हड़प्पा के शहरों में एकदम सीधी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हुई सड़कें थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे और हर घर में अपना बाथरूम और यहाँ तक कि कुआं भी होता था। ये उस जमाने के हिसाब से एक क्रांति से कम नहीं था, बिल्कुल नहीं। और अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको हैरान कर देती है, उनकी ढकी हुई नालियों की व्यवस्था। सड़कों के नीचे नालियों का एक ऐसा जाल बिछा था जो हर घर से जुड़ा हुआ था। सोचिए, ये इतना बेहतरीन सिस्टम था कि आज भी हमारे कई शहर इसकी बराबरी करने में स्ट्रगल करते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ की एक बहुत गहरी समझ थी। और इनके कमाल के स्ट्रक्चर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार, जो शायद किसी धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। हड़प्पा में बड़े बड़े अन्न भंडार, जो दिखाते हैं कि अनाज को कितने व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता था। धोलावीरा में पानी को बचाने के लिए बनाए गए विशाल जलाशय, और लोथल में दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला बंदरगाह यानी डॉकयार्ड। हर शहर अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अजूबा था। अच्छा, तो ये तो हुई इमारतों की बात, पर इन ईंटों और दीवारों से परे उन लोगों की दुनिया में झांकते हैं जो यहाँ रहते थे। कैसा था उनका जीवन? क्या बनाते थे वो और कैसे करते थे व्यापार? देखिए, किसी भी महान सभ्यता की नींव होती है खेती, और ये लोग इसमें माहिर थे। गेहूं, जौ, मटर, खजूर जैसी फसलें तो ये उगाते ही थे, लेकिन इन्होंने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जो आज भी हमारे साथ है, कपास। जी हां, वे दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपास उगाना और उससे कपड़ा बनाना सीखा था। लेकिन बात सिर्फ खेती तक नहीं थी, ये लोग कमाल के कारीगर भी थे। उनके हाथ में एक हुनर था। वे लाजवाब मनके, मिट्टी के खूबसूरत बर्तन और धातु के औजार बनाते थे, और यही हुनर उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बना। और जब हम व्यापार की बात करते हैं तो जिक्र आता है उनकी मोहरों का। हजारों की तादाद में छोटी छोटी मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों की आकृतियां और वही रहस्यमयी लिखावट है। इनमें से एक सींग वाले जानवर, जिसे हम यूनिकॉर्न कह सकते हैं, वो वाली मोहर तो दुनिया भर में मशहूर है। ये सिर्फ कलाकारी नहीं थी, ये शायद व्यापार में एक तरह की ब्रांडिंग या फिर सामान की गारंटी का तरीका था। तो ये व्यापार कितना फैला हुआ था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हड़प्पा में बनी चीजें और उनकी मोहरें हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया यानी कि आज के इराक में मिली हैं। सोचिए जरा, आज से 5000 साल पहले वे समुद्री रास्ते से एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क चला रहे थे। अब आते हैं एक और बहुत बड़ी पहेली पर। इतने बड़े, इतने व्यवस्थित समाज पर आखिर शासन कौन करता था? क्या कोई राजा था, कोई सम्राट? यहां सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहां कोई आलीशान महल या राजाओं के बड़े बड़े स्मारक नहीं मिलते। यहां तक कि हथियारों के भी बहुत कम सबूत मिले हैं, जिससे लगता है कि यह शायद एक शांतिपूर्ण समाज था।
लेकिन दूसरी तरफ पूरे इलाके में एक ही साइज की ईंटें, एक जैसे वजन और माप का इस्तेमाल होना, ये सब एक मजबूत सेंट्रल सिस्टम की तरफ इशारा करता है। तो शायद यहाँ कोई एक राजा नहीं, बल्कि व्यापारियों या पुजारियों की कोई समिति या काउंसिल शासन करती थी। उनके धर्म के बारे में भी सच कहूं तो हम बस सुरागों को जोड़कर ही एक तस्वीर बना पाते हैं। जो मूर्तियां मिली हैं उनसे मात्र देवी की पूजा का अंदाजा लगता है। एक मोहर पर योग मुद्रा में बैठे एक देवता हैं, जिन्हें कई लोग भगवान शिव का शुरुआती रूप यानी प्रोटो शिवा मानते हैं। बैल जैसे जानवरों की पूजा और विशाल स्नानागार से ये भी पता चलता है कि पानी से शुद्धिकरण का भी काफी महत्व था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर। लाखों लोगों की ये फलती फूलती, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर वीरान कैसे हो गई? ये सारे लोग कहाँ चले गए? इस सवाल का जवाब शायद उनकी अपनी लिखावट में छिपा है, पर यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। उनकी लिपि, उनके अक्षर आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये एक ऐसी डायरी की तरह है जिस पर एक ताला लगा है और उसकी चाबी कहीं खो गई है। जब तक ये ताला नहीं खुलता, उनके अपने शब्दों में लिखी उनकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही बनी रहेगी। तो फिर वैज्ञानिक क्या कहते हैं? यहाँ कई थियरीज हैं, बिल्कुल किसी केस में कई संदिग्धों की तरह। एक थियरी है क्लाइमेट चेंज की, कि शायद सरस्वती जैसी बड़ी नदियां सूख गईं। दूसरी थियरी है विनाशकारी बाढ़ या भूकंप की। कुछ का मानना है कि मेसोपोटामिया से व्यापार टूटने पर उनकी अर्थव्यवस्था ही ढह गई, या ये भी हो सकता है कि बाहर से आए नए लोगों के दबाव में ये सभ्यता बिखर गई। सच तो यह है कि शायद इन सब वजहों का एक मिलाजुला असर रहा हो। भले ही ये शहर वीरान हो गए और लोग कहीं और जाकर बस गए, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस खोई हुई सभ्यता ने हमारे लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज हम जो व्यवस्थित शहर देखते हैं, सफाई और स्वच्छता पर इतना जोर देते हैं, व्यापार में स्टैंडर्ड वजन और माप का इस्तेमाल करते हैं, इन सब विचारों की जड़ें कहीं ना कहीं हमें सिंधु घाटी में मिलती हैं। और उनका दिया हुआ कपास वो तो आज पूरी दुनिया पहनती है। मतलब उनकी विरासत उनके शहरों के साथ दफन नहीं हुई, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रही। संक्षेप में कहें तो शहरी जीवन का जो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया था ना, उसकी गूंज पूरे इतिहास में सुनाई देती रही, और वो आज भी हमारे जीवन को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रही है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक भूली बिसरी खोई हुई सभ्यता हमारे अपने भविष्य के लिए क्या सबक रखती है? आज जब हम खुद क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं और बेहतर शहरी जीवन की तलाश कर रहे हैं, तो क्या पता शायद हमें 5000 साल पहले के इन गुमनाम जीनियस लोगों से बहुत कुछ सीखना बाकी है।